नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि एक यहाँ पे आर्टिकल है कि जो न्यूट्रिनो की रेस है और खास करके न्यूट्रिनो जिसको भूतिया कण बोलते हैं, उसके मास को जानने के लिए एक बहुत बड़ी रेस शुरू हो चुकी है। और ये कहाँ हुई है और क्यों न्यूट्रिनो के ही ऊपर ये रेस हो रही है, इसको भी हम समझेंगे। लेकिन जो सबसे अहम था कि 2024 में नेचर का एक आर्टिकल था, उसमें उन्होंने छापा कि 2024 जो है वो न्यूट्रिनो के लिए काफ़ी अलग होने वाला है, क्योंकि बड़े बड़े देश, बड़े बड़े साइंटिस्ट इसकी खोज में लग चुके हैं जो लगातार इसकी रिसर्च करेंगे। और सबसे अहम मुद्दा इसमें क्या होगा? सबसे अहम मुद्दा होगा जो न्यूट्रिनो है, या जिसको हम नॉर्मली लोग भूतिया कण बोलते हैं, जैसे गॉड पार्टिकल बोलते थे, हिग्स बोसोन को, उसको मास को जाना जाएगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो न्यूट्रिनो की खोज थी वो आज से लगभग आप मान चलिए 50-60 साल पहले ही हो चुकी थी, 100 साल पहले ही हो चुकी थी। लेकिन इसमें समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि आज तक हम ये तो जानते हैं कि न्यूट्रिनो है, हम ये भी जानते हैं न्यूट्रिनो कहाँ से पैदा होता है, हम ये भी जानते हैं कितने प्रकार के न्यूट्रिनो होते हैं, लेकिन उसका मास क्या है हम ये नहीं जानते हैं। और उसी मास का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक लगातार बहुत तेजी से नए नए लैब बना रहे हैं। तो आज जो इस आर्टिकल में छपा हुआ था, उन 3 एक्सपेरिमेंट जो होंगे उसको हम समझेंगे कि आखिर कौन कौन से नए लैब बनाए जा रहे हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि जैसे गॉड पार्टिकल खोजा गया था, वैसा ही कुछ लैब बनाया जा रहा है जहां पे न्यूट्रिनो को खोजा जाएगा। मैं आपको इससे पहले यह भी बता दूं कि हम इनके बारे में चर्चा करें। न्यूट्रिनो के लिए जापान में दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े सेंसर लगे होते हैं। कई बार आपने इसको देखा भी होगा, वो सेंसर इतने ज़्यादा हाई डिटेक्शन वाले होते हैं कि अगर चांद पे भी आप एक मोमबत्ती रख दें तो उसकी भी रोशनी को वो डिटेक्ट कर लेंगे। वो इतने हाई सेंसिटिव होते हैं। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि इसके बावजूद भी हम अभी तक न्यूट्रिनो के मास के बारे में नहीं जान पाए हैं। और उसके अंदर एक और क्वालिटी है, वो क्वालिटी है कि एक साथ वो 3 रूपों में रह पाता है, 3 सिचुएशंस में रह पाता है। यानी कि मैं जैसे हूं, ठीक है, मैं एक सिचुएशन में खड़ा भी रहूं और उसी टाइम पे मैं बैठा भी रहूं और उसी टाइम पे मैं लेटा भी रहूं। ये पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। लेकिन जो न्यूट्रिनो है उसके साथ ये समस्या है कि वह एक साथ 3 रूपों में रहता है, मतलब 3 अलग अलग टाइप के न्यूट्रिनो में रहता है। इसी वजह से जो वैज्ञानिक हैं उसके मास का पता ही नहीं लगा पाते हैं कि मास कौन सा है, क्योंकि हर टाइप का जो न्यूट्रिनो है उसका मास अलग है, ठीक है। और यही इनके सामने एक समस्या है कि भैया भला मास को नापे तो नापे कैसे, ठीक है। तो उसी मास को नापने के लिए ये पूरा इंतजाम हो रहा है। लेकिन आप सोचेंगे आखिर न्यूट्रिनो का मास क्यों नापा जा रहा है? मैं आपको एक आम भाषा समझाता हूं कि न्यूट्रिनो के अंदर ऐसी पावर है कि वो एक एटम, जो रेडियो एक्टिव एटम होते हैं, उनको बदल के दूसरे एक एटम में बदल सकता है या आइसोटोप में बदल सकता है। आइसोटोप क्या है? आप ऐसे समझिए, एक आम भाषा में समझिए कि मान लीजिए कि कोई एटम है, मान लीजिए ऑक्सीजन है, ठीक है, हम उसको बदल सकते हैं कार्बन में। कैसे? नॉर्मली सिर्फ न्यूट्रिनो के द्वारा। और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इसका यूज कहां कहां हो सकता है। और इसीलिए वैज्ञानिक इतने ज्यादा पागल हैं, क्योंकि जो सबसे पहले इनको खोज करेगा, जिसके पास टेक्नोलॉजी होगी, वही इसमें सबसे आगे होगा। जैसा आप देखेंगे प्ले स्टोर अमेरिका का है, उन्होंने तो हमारे ऐप हटा दिए थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके पास पहले से कोड थे, सारे रिसर्च वही हुए। तो जब सारे रिसर्च वही होंगे तो जाहिर सी बात है वही टेक्नोलॉजी पहले डेवलप करेंगे। अगर वो खोज यहाँ पे होते तो शायद हम पहले डेवलप करते, लेकिन होता नहीं है। जब बिल गेट्स बूढ़े हो जाते हैं तब वहाँ की टेक्नोलॉजी यहाँ आती है, तब हल्ला होता है कोडिंग कोडिंग कोडिंग, और तब तक वो चीज़ें बना चुके होते हैं, बहुत आगे हमसे होते हैं। यही चीज़ यहाँ पे भी है। जो जर्मनी है वो काफ़ी तेज़ी से इस पर आगे काम कर रहा है। जर्मनी ने भी अपना क्या किया है, लैब बनाया है। अब लैब के बारे में समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो लैब दोस्तों जो जर्मनी में बन रहा है उसका नाम क्या है? कार्लसरुहे टिटेनियम न्यूट्रिनो, जिसको कैटरीन भी कहा जाता है। ये कहां बनेगा? जर्मनी में बनेगा, ठीक है। दूसरा वर्कशॉप की तरह एक नया बन रहा है जिसका नाम है न्यूमास 224, ठीक है। ये कहां पे बनेगा? इटली में बनेगा, क्योंकि इनका ये मानना है कि जो न्यूट्रिनो है वो 0.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, यानी कि इसका जो मास है इलेक्ट्रॉन से भी 400 मिलियन गुना कम है। तो अब जरा कल्पना करिए कि इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करना इतना मुश्किल होता है, तो वहां पे अगर आप न्यूट्रिनो को डिटेक्ट कर रहे हैं तो कितना मुश्किल होगा। आप कल्पना करिए, कभी हम आज तक इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाया, तो वहां पे न्यूट्रिनो को डिटेक्ट करने की बात हो रही है, वो इतना छोटा है।
एक अल्टरनेट मेथड भी है जिसका नाम है प्रोजेक्ट 8, ठीक है, जो MIT के द्वारा बनाया जा रहा है, मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है, इसमें ये करेंगे दोस्तों कि एक तरीके से ये बॉटल बनाएंगे या चैम्बर बनाएंगे जो कि बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड से घिरा होगा और इसी के अंदर न्यूट्रिनो जाएगा, फंस जाएगा और डिटेक्ट करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे इसको समझेंगे। तो ये 3 तरीके हैं जिसके द्वारा क्या होगा, न्यूट्रिनो को डिटेक्ट किया जाएगा। और ये 3 जो बड़े लैब हैं ये लगातार खोले जा रहे हैं ताकि न्यूट्रिनो को कैप्चर किया जा सके। मैंने दोस्तों बहुत सारे लेक्चर में हमेशा मैं बोलता हूं कि जो देश रिसर्च में आगे होगा, खास करके थ्योरेटिकल साइंस में जो आगे होगा, वही देश टेक्नोलॉजी में भी आगे होगा। ये कुछ ऐसा ही है कि जिसके पास ज्यादा खेत होगा वो उतना ही फसल उगा पाएगा। अगर आपके पास खेत नहीं है तो फसल नहीं उगा सकते हैं। वैसे ही जो खेत है वो क्या है, एक तरीके से साइंस है, थ्योरी है, ठीक है। क्वांटम ये सब जो थ्योरी होती हैं वो सब रिसर्च है। और टेक्नोलॉजी क्या है, फसल है। अगर आपके पास खेत ज्यादा है तो आप सब कुछ उगाएंगे, गेहूं उगाएंगे, ठीक है, गन्ने भी उगाएंगे। लेकिन खेती नहीं है तो वही सरसों फरसों उगा के रह जाएंगे। तो यानी कि हमें साइंस में ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करना चाहिए, थ्योरी पे रिसर्च करना चाहिए। अब आपको समझ में आएगा थ्योरी का कितना महत्व है। क्वांटम टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो रिचर्ड फेयनमैन जो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने जो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक है, तो उन्होंने ही क्वांटम मतलब क्वांटम बिट जो होते हैं इसके बारे में उन्होंने बहुत बताया था, ठीक है, कि कैसे इलेक्ट्रॉन एक साथ 3 जगह पे रह सकता है, यानी कि ये बहुत तेजी से कैलकुलेशन कर सकता है। ये कैसे हुआ? अब भाई वहीं के फिजिसिस्ट हैं, उन्होंने बताया, उन्होंने रिसर्च किया, तो जाके जो और डेवलपर थे उनको क्वांटम कंप्यूटर बनाने का मौका मिला। इसीलिए आप देखेंगे क्वांटम कंप्यूटर में आज भी गूगल बहुत आगे जा रहा है। यानी कि हमें थ्योरेटिकल बेस से हमें बहुत सारी रिसर्च करने होंगे, हमें वहां पे आगे रहना होगा। जैसे यहाँ पे न्यूट्रिनो के लिए मार हो रही है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की जो नीति थी, पहले की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कब की नीति थी, लेकिन अगर इस पे बहुत सारा काम हुआ होता तो शायद हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे होते, ठीक है। तो दोस्तों हम पूरी कहानी को शुरू करें, न्यूट्रिनो को शुरू करें, तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा फ्लो का कोर्स है, इसे आप जरूर अवेल करें। आप 2-3 साल तैयारी करते हैं एग्जाम की, उसके बावजूद भी आपने देखा होगा आपका एग्जाम नहीं निकलता है। कुछ लोग होते हैं फर्स्ट टाइम तैयारी करते हैं और इसके बाद भी उनका एग्जाम निकल जाता है। रिसर्चर ने जब ये रिसर्च किया, देखा, तो उन्होंने ये पाया कि जो टॉप परफॉर्मर होते हैं, जो टॉपर होते हैं, वो फ्लो, उनका जो माइंड होता है पढ़ाई के वक्त फ्लो की स्टेट में होता है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी वो याद कर पाते हैं और बहुत जल्दी वो सोच पाते हैं। तो उन्होंने देखा कि इस फ्लो की स्टेट को किसी भी नॉर्मल इंसान के अंदर उतारा जा सकता है सिर्फ कुछ थेरेपी के द्वारा, सिर्फ कुछ मेथड के द्वारा, जिन मेथड को हम इंडिया में लाए हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, महज 299 में जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो न्यूट्रिनो होता है वो न्यूट्रिनो कहां से पैदा होता है। न्यूट्रिनो पैदा होता है बीटा डीके से। बीटा डीके क्या होता है, इसको आम भाषा में समझिए कि सूरज है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, और जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है तो उसी दौरान क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये न्यूट्रिनो पैदा होते हैं। और हमारे शरीर से 1 सेकेंड के अंदर कई ट्रिलियन न्यूट्रिनो पार होते हैं, लेकिन ये हमें महसूस नहीं होते हैं, क्योंकि जब ये हमारे बॉडी से पार होते हैं तो ये मासलेस होते हैं, ठीक है। कुछ न्यूट्रिनो पानी से टकराते हैं तो उसमें से क्या होता है, कुछ न्यूट्रिनो डिटेक्ट होते हैं, लेकिन उनकी भी मात्रा बहुत कम होती है। इसीलिए जापान का जो लैब था वहां पे बहुत सारा पानी इकट्ठा किया गया था, और उन पानी से जब न्यूट्रिनो जाते थे तो पानी की वजह से क्या था कि वो डिटेक्ट होते थे तो ब्लू लाइट चमकती थी, तो वैज्ञानिक ये जान पाते थे कि अच्छा हाँ न्यूट्रिनो डिटेक्ट हो गया है, ठीक है। और ये कहां मिलता है हमें, जैसे आप देखेंगे जो डिटेक्ट वो होते हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है हाइड्रोजन फ्यूजन के द्वारा, आप देखेंगे वहां पे भी आप देखेंगे जो उसके चारों तरफ बहुत सारे रेडिएशन निकलते हैं, इसलिए आप देखेंगे उस एरिया को खाली कर दिया जाता है, तो वहां पे भी न्यूट्रिनो को डिटेक्ट किया जाता है। पहली बार जो न्यूट्रिनो डिटेक्ट किया गया था वो ऐसे ही डिटेक्ट किया गया था, बाहर एक टंकी लगा दी गई थी और उस टंकी में पानी भरा गया, और जब वहां पे रिएक्शन शुरू हुआ तो न्यूट्रिनो पानी में आए, टकराए, और वहां पहली बार न्यूट्रिनो को डिटेक्ट किया गया। न्यूट्रिनो के बारे में दोस्तों मैं खास बात बता दूं, खास बात यह है कि जब पाउली ने इसकी भविष्यवाणी की, मतलब उन्होंने जब थ्योरेटिकली जांचा तो उन्होंने देखा कि एक पार्टिकल गायब है, तो वो मिल नहीं रहा है, लेकिन वो होगा जरूर, तो उन्होंने इसका नाम न्यूट्रॉन रखा था, ठीक है, न्यूट्रॉन रखा। लेकिन जब आगे चल के न्यूट्रॉन की खोज हुई तो ये हुआ कि यार 2 न्यूट्रॉन है तो नाम बदलना पड़ेगा, तो इसका नाम न्यूट्रिनो कर दिया गया, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं बीटा डीके से कैसे ये पैदा होता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा।
यहाँ पे अगर आप देखेंगे कार्बन 40 होता है, ठीक है, कार्बन 40 अगर आप देखेंगे भी, ठीक है, जो नॉर्मल जो बोन ओन होते हैं जब पुराने हो जाते हैं उनमें भी होते हैं, कार्बन 40 से ही एज को नापा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि 8 न्यूट्रिनोज है, ठीक है, न्यूट्रॉन्स है और 6 प्रोटॉन है। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जब बीटा डीके होता है, जब रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक जो न्यूट्रॉन था एक प्रोटॉन में बदल गया, क्योंकि एक यहाँ पे 8 न्यूट्रॉन है, यहाँ पे 7 है, यानी कि एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में बदला तो यहाँ 7 प्रोटॉन हो गया। यानी कि अब आप देखेंगे जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है तब वो क्या निकालता है, एंटी न्यूट्रिनो निकालता है और इलेक्ट्रॉन निकालता है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ अगर आप ऐसा देखेंगे, यहाँ पे भी देखिए 4 न्यूट्रॉन था, 6 प्रोटॉन था, तो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में बदल गया, ठीक है, एक प्रोटॉन क्या हुआ, न्यूट्रॉन बदल गया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो क्या हमें मिलेगा, न्यूट्रिनो मिलेगा और पॉजिट्रॉन मिलेगा, ठीक है। तो अब न्यूट्रिनो पे ही ध्यान देखिए, यहाँ पे न्यूट्रिनो हमें मिल रहा है बीटा डिटेक्शन में, ठीक है दोस्तों। वैज्ञानिकों ने जब दोस्तों इस पे और रिसर्च किया, ठीक है, जब इस पे और रिसर्च किया तो उन्होंने देखा कि इसके 3 फ्लेवर हैं, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रिनो बोला जाता है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक न्यूट्रिनो है, ठीक है, म्यूऑन न्यूट्रिनो है और टाउ न्यूट्रिनो है। ये दोनों जो न्यूट्रिनो है दोस्तों, इनका मास बहुत ज्यादा होता है। मैंने शुरू में एक चीज बताई थी कि ये जो न्यूट्रिनो होते हैं 3 फ्लेवर में एक साथ होते हैं, तो यही न्यूट्रिनो है जो एक ही साथ 3 फ्लेवर में होते हैं। इसलिए वैज्ञानिक सामने बड़ा बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि हम साला नापे तो नापे किसको, इसको नापे, जैसे इसको नाप रहे पता चला ये तो इसमें बदल गया, इसको नाप रहे पता चला ये इसमें बदल गया। तो यही इनके सामने समस्या है। आपको जान के हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों ने क्या किया था कि जब पानी के अंदर, जापान के अंदर जब डिटेक्ट कर रहे थे ये, तो उन्होंने एक चीज देखी कि जितना हमें न्यूट्रिनो मिलना चाहिए हमें उसके मुकाबले से 20% न्यूट्रिनो मिल रहे हैं, 80% न्यूट्रिनो तो मिल ही नहीं रहे हमें। तो आखिर न्यूट्रिनो गए कहाँ, या तो हम गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं। बाद में आगे चल के जब रिसर्च हुआ तो ये पता चला कि ये जो न्यूट्रिनो है आपस में ही रूप बदलते रहते हैं, इसीलिए तो इनको भूतिया कण बोला जाता है कि ये आपस में क्या करते हैं, रूप बदलते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये क्या कर रहे हैं, रूप बदल रहे हैं, एक साथ में 3 फ्लेवर में है, और इसीलिए वैज्ञानिक जानना चाहते हैं भैया इसका मास कितना है, ठीक है। तो इस वजह से नापने जा रहे हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो जो पहला एक्सपेरिमेंट था जो मैंने बताया था, जो जर्मनी कर रहा है, वो किस पे कर रहा है, टाइटेनियम पे कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन एक ही होता है लेकिन न्यूट्रॉन 2 होते हैं, यानी कि ये रेडियो एक्टिव है, ठीक है। तो इन्हीं के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाएगा और न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में बदल जाएगा, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में बदल जाएगा, और ऐसे बदल के जब न्यूट्रिनो निकलेगा तो उनको क्या किया जाएगा, डिटेक्ट किया जाएगा और इनका मास नापा जाएगा, ठीक है। तो ये तो वही पुरानी स्थिति होगी जो पहले थी। सबसे अलग क्या है, सबसे अलग दोस्तों ये है, यहां पे मैं अगर आपको दिखाऊं, मैं आपको कहां गया दोस्तों, सबसे अलग जो स्थिति है दोस्तों यहाँ पे, जो यहाँ पे MIT कर रहा है। MIT क्या कर रहा है दोस्तों, उन्होंने एक चैम्बर बनाएंगे वो, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, रेडियो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है, इसको क्या करेंगे, घेर देंगे। यानी कि ये क्या एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, और इसी के अंदर क्या होगा, रिएक्शन होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा और न्यूट्रिनो भी निकलेगा, दोनों आके इसी के अंदर फंस जाएंगे। और जब दोनों आके इसी के अंदर फंस जाएंगे तो ये क्या करेंगे, उसको रेडियो वेव में बदल देंगे और उस रेडियो वेव की एनर्जी को माप लेंगे, ठीक है। और जब उस रेडियो वेव की एनर्जी को माप लेंगे तो ये जान पाएंगे कि न्यूट्रिनो का मास कितना है। लेकिन ये बस एक थ्योरेटिकल अभी इस पे काम हो रहा है, हम ये 100% गारंटी से ये नहीं कह सकते हैं कि इसको यहाँ पे चेक ही कर पाएंगे ये, ठीक है। लेकिन ये एक तरीका है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमारे साउथ पोल पे भी आप देखेंगे, ठीक है, वहां पे भी न्यूट्रिनो के लिए बहुत बड़ी लैब लगाई गई है, क्योंकि पानी उसमें चाहिए होता है। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि हम पानी कहाँ से लाएं। एक काम करते हैं कि जो जमीन है, ठीक है, जो आइस से बनी हुई जमीन है, उसी को लैब बना देते हैं। तो बहुत बड़ा वहां पे आइस लेबोरेटरी है जहां पे न्यूट्रिनो को डिटेक्ट किया जाता है। तो न्यूट्रिनो डिटेक्ट करना अलग बात है, वो तो हम कर चुके हैं, लेकिन सबसे जरूरी है कि इसका मास कितना है इसके बारे में अध्ययन करना है, और जो इसका फ्लेवर है जो बदलता रहता है इसके बारे में अध्ययन करना है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था, हमारे बॉडी से ट्रिलियन न्यूट्रिनो जाते रहते हैं, ट्रिलियन न्यूट्रिनो जाते रहते हैं, यानी कि एक ऐसा सोर्स है, एक ऐसी एनर्जी है जो हमारे चारों तरफ मौजूद है। अगर हम इसको यूज करना जान जाएं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। फ्री एनर्जी तो छोड़िए, वो तो बहुत बड़ी बात नहीं है आज के टाइम में, लेकिन हम मटेरियल को चेंज कर सकते हैं, उनके फेसेस को चेंज कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। आप सोचिए कि इतने न्यूट्रिनो हमारे धरती से पास हो रहे हैं, उनके पास इतनी एनर्जी है, अगर रियल में वो एनर्जी धरती से टकराए तो भाई धरती क्रैश हो जाएगी, इतनी एनर्जी है, लेकिन वो पास हो रहा है और बिना इफेक्ट किए। ये तो एक तरीके से चमत्कार है।
काफ़ी ये अलग पार्टिकल है। इसीलिए वैज्ञानिक चाह रहे हैं कि अगर हम इसको समझ लें, इसको यूज करना हमें आ जाए, तो दुनिया पूरी बदल जाएगी, पूरी की पूरी दुनिया बदल जाएगी। और इसीलिए वैज्ञानिक इसकी खोज में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, ये छोटा सा लेक्चर था। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।